अंदर होने वाले इल्लियों से परेशान हैं? कृपया इसे याद रखें। आपके खेतों में कोई भी फल लगे हो, तरबूज हो या खरबूजा, बैंगन हो या टमाटर, करेला हो या लौकी, या हो मृग का अमरूद या अनार, इनके साथ इस्तेमाल करें सिर्फ मक्षिकारी ट्रैप। न पंप न फुव्वारा, फल मक्खी के नियंत्रण हेतु आजमाएं मक्षिकारी ट्रैप हमारा। आज ही नजदीकी एग्री शॉप से पाटिल बायोटेक निर्मित मक्षिकारी ट्रैप खरीद लें या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। किसान भाइयों, क्या आप फलों की सड़न तथा इनके अंदर होने वाले इल्लियों से परेशान हैं? कृपया इसे याद रखें। आपके खेतों में कोई भी फल लगे हो, तरबूज हो या खरबूजा, बैंगन हो या टमाटर, करेला हो या लौकी, या हो मृग का अमरूद या अनार, इनके साथ इस्तेमाल करें सिर्फ मक्षिकारी ट्रैप। न पंप न फुव्वारा, फल मक्खी के नियंत्रण हेतु आजमाएं मक्षिकारी ट्रैप हमारा। आज ही नजदीकी एग्री शॉप से पाटिल बायोटेक निर्मित मक्षिकारी ट्रैप खरीद लें या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। मैं पुनः एक बार भारत के सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, प्याज और टोमेटो दोनों फसलों में फर्टिगेशन या न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं और कैसे करना चाहिए, कौन से डोज डालने चाहिए, खाद कितनी मात्रा में और कब डालना चाहिए, ये सारे विषयों को लेकर आज का वेबिनार है। दूसरा, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं सभी किसान भाइयों को विनंती करना चाहूंगा कि आप हमारा फेसबुक पेज जरूर लाइक करें और यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन होता है उसको भी आप दबाएं ताकि नोटिफिकेशन द्वारा आप हमसे फेसबुक और यूट्यूब द्वारा हमेशा जुड़े रहें। पाटिल बायोटेक सर्विसेज ये हमारा फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल भी है। दोस्तों, आज टमाटर और प्याज ये बहुत ही चर्चा का विषय है क्योंकि रेट दोनों के अच्छे खासे, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा है, बल्कि मैं ये चाहूंगा कि किसान को 5,000 रुपए क्विंटल प्याज के रेट हमेशा मिले, टमाटर को 1,000-1,100 रुपए कैरेट के रेट, प्रति 20 किलो कैरेट के रेट हमेशा मिले। क्योंकि किसान की जो लागत है हर फसल को निकालने में, जो भी उसकी सीड से लेके पूरा उत्पादन आने तक जो कुछ लागत उसकी होती है, उसका रिटर्न उसको तभी मिलेगा जब उसको अच्छा मुआवजा मिलेगा। लेकिन डिमांड और सप्लाई का ये विषय है, हम इस पे अड़े नहीं रह सकते। मैं आगे बढ़ूंगा, जो हमारा टेक्निकल विषय है। दोस्तों, सबसे पहले जो आज का पूरा वेबिनार है, इसका अगर मैं समय आपको चाहूंगा, 15 मिनट हम लेट हो चुके हैं, लेकिन कम से कम आने वाले अगले 60 मिनट, 1 घंटा मैं लगभग आपका लेने वाला हूं और इस 1 घंटे में हम सबसे पहले प्याज के बारे में चर्चा करेंगे। प्याज का नर्सरी भी हम आज के विषय में मैंने लिया है कि नर्सरी में जो दिक्कत आ रही है, सीडलिंग्स में जो दिक्कत आ रही है, उस पर भी हम बात करेंगे, प्लांटेशन पे भी हम बात करेंगे और प्लांटेशन के बाद जो पेस्ट आते हैं उस पे भी हम बात करेंगे। तो लगभग पहले 20 से 25 मिनट में प्याज पे बोलने वाला हूं। उसके बाद टमाटर में सबसे बड़ा मौका किसान भाइयों को के पास आने वाले, मैं कह सकता हूं कि अगले 20 से 25 दिनों में अगर रेट बने रहे, टिके रहे, और अगले 20 से 25 दिनों में जो टमाटर खेत में खड़ा है, कुछ मिडिल स्टेज में होगा, कुछ किसान भाइयों का अभी स्टार्टिंग हुआ होगा और कुछ किसान भाइयों का लास्ट स्टेज में होगा जिसका 1 या 2 बार हार्वेस्टिंग हो सकता है। ऐसे तीनों स्टेज के बारे में हम आज बात करेंगे और मैं ये सॉल्यूशन आज देने वाला हूं कि कम से कम आने वाले 15 से 20 दिन में उसका मैक्सिमम हार्वेस्टिंग कैसे हो सके, ताकि उसको ये जो मौका मिला है रेट का, ये फायदा किसानों को हो सके। ये 2 मेन विषय है, दोनों विषयों को कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे और किसान भाइयों को मेरी एक विनती रहेगी कि आप जितने भी लोग अभी मुझसे जुड़े हुए हैं, सारे लोग अगर अपने साथ डायरी और पेन रखें तो मैं जो कुछ रिकमेंडेशन दूंगा वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं।
तीसरा, लास्ट में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, जो भी कपास लगाने वाले किसान भाई है, उन सब किसान भाइयों के लिए एक फाइनल सॉल्यूशन मैं आज देने वाला हूं, जो बहुत ही कारगर रहेगा, जो मैं लास्ट में देने वाला हूं। तो दोस्तों, अभी हम प्याज से शुरू करते हैं। प्याज में आज की डेट में 3 टाइप के प्याज के किसान है। एक किसान है जो अभी नया सीड, जिसको हम रबी सीजन का प्याज बोलते हैं, जिसका सीड डालने की तैयारी में है। एक किसान है जिसका ऑलरेडी लेट खरीफ का जो प्याज होता है, जिसको मराठी में पोल कांदा कहते हैं, उसका प्लांटेशन हो चुका है। और एक फार्मर है जिसका ऑलरेडी नर्सरी में भी सीडलिंग जा चुका है। मतलब ये 3 टाइप के लोग हैं। एक का प्लांटेशन हो चुका है, एक आने वाले समय के लिए प्लांटेशन के लिए नर्सरी में सीड डाल रहा है, और एक का सीड ऑलरेडी नर्सरी में है, जिसका पौधा जो है 15 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का, वो खराब हो रहा है। तो ये तीनों टाइप के किसान आज की कंडीशन में है। तो अब दोस्तों, प्याज की सबसे पहली बात जो बहुत जरूरी है कि सीड का कॉस्ट काफी बढ़ चुका है। लगभग पिछले 1-1.5 महीने का अगर हम एनालिसिस करें तो 2 बार 3 बार लोग प्याज का सीड डाल चुके हैं, और दोनों बार तीनों बार प्याज का सीड, उसका एक तो जर्मिनेशन नहीं हुआ है, जर्मिनेशन हुआ है तो खराब हो चुका है। तो काफी दिक्कतें लोगों को आ रही है। सबसे पहली बात, जो लोग अभी रबी प्याज के लिए नर्सरी में सीड डालने वाले हैं, उन लोगों को मैं एक सोल्यूशन दूंगा कि दोस्तों, आप सीड ट्रीटमेंट जरूर करें। सिर्फ आप सीड ट्रीटमेंट ही नहीं, बल्कि जिस एरिया में आप सीड डालने वाले हैं, वहां पे उस जमीन को भी आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कि उसको कैसे हम डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, ताकि जो सीड जाने वाला है, जो सीड वहां पे डलने वाला है, उसको हम 100% जर्मिनेशन कैसे करें, उस पे पेस्ट कम आए, डिसीज कम आए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं करूंगा कि जो भी सीड आप अभी डालने वाले हैं नर्सरी में, 1 एकड़ के लिए लगभग 3-3.5 किलो सीड लगता है। उस सीड को एक सिंपल सा ट्रीटमेंट मैं बताता हूं कि लगभग 3.5 किलो सीड के लिए 500 ग्राम ह्यूमॉल जेली, एक पाटिल बायोटेक का बहुत ही अच्छा उत्पादन है। 500 ग्राम जो जेल फॉर्म में आता है, चिपचिपा आता है, जैसे हम सुबह ब्रश करने के लिए पेस्ट लेते हैं, बस उसी टाइप से। 3.5 किलो सीड के लिए 400 से 500 ग्राम काफी हो गया। वो 500 ग्राम जेल और उसके साथ 250 ग्राम साफ पाउडर ये लेना है, और उसको मिक्सचर करके जो भी सीड आपके पास है, 3 किलो, 4 किलो या 5 किलो तक सीड को आप इसको हल्के हाथों से लगा लेंगे। लगाने के बाद उसको छांव में थोड़ा सा सुखा लेंगे, और फिर ये सीड आप खेत में डालेंगे। दूसरी चीज, जहां पे आप सीड डालने वाले हैं, वहां पे 200 लीटर पानी में सीड डालने के पहले नर्सरी में, जिस खेत में आप ये सीड पौधों के लिए डालने वाले हैं, वहां पे 200 लीटर पानी में 500 ग्राम मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम का कोई भी अच्छी कंपनी का कॉम्बिनेशन, जो साफ यूपीएल कंपनी का आता है, वो 500 ग्राम ले ले। 500 ग्राम ह्यूमॉल जेली ले ले, और 250 ml क्लोरोसाइपर कॉम्बिनेशन, जैसे हमला हो गया। ये तीनों दवाइयां 200 लीटर पानी में डाल दे, और जो बेड आपने बनाए होंगे, जो वाफे आपने बनाए होंगे, उसमें उस पानी का डायरेक्ट ड्रेंचिंग करें, और उसके बाद वहां पे सीड डालें। एक दिन पहले भी आपने अगर ये ड्रेंचिंग कर लिया, तो उसके बाद अगर एक दिन बाद आप सीड डालते तो ज्यादा असरदार रहेगा या ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो सबसे पहली चीज हमने देखी कि सीड डालने से पहले सीड को ट्रीटमेंट हम करें। दूसरा, जिस जगह पे, जिस खेत में पौधे तैयार करने के लिए हम सीड डालने वाले हैं, वहां पे उसको निर्जंतुक करने के लिए जो सोल्यूशन, जो फॉर्मूला मैंने बताया है, उसका सोल्यूशन बना के वहां पे ड्रेंचिंग करें। एक दिन पहले किया तो ज्यादा असरदार रहेगा। अब दूसरी चीज दोस्तों, ये तो बात हो गई कि जो किसान भाई आने वाले दिनों में नर्सरी प्रिपेयर करने वाले, नर्सरी बनाने वाले हैं। लेकिन
अब 2 किसान ऐसे बचे जिसका ऑलरेडी नर्सरी में पौधे हैं और वो डैमेज हो रहे हैं, और ये इस टाइप के जो किसान है या इस स्थिति में जो किसान है उनका परसेंटेज काफी ज्यादा है। खासकर मैं महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो महाराष्ट्र में इस सेगमेंट में काफी किसान परेशान है। पिछले 6 दिनों से अगर मैं देखूं तो काफी लोगों ने मुझसे फोन पे बात की है, काफी लोगों ने व्हाट्सएप पे फोटो डाले हैं, वीडियो डाले। आज की स्थिति में क्या हो रहा है, मैंने एग्जांपल के लिए कुछ पौधे में यहां पे लाया हूं कि एक तो जड़ जो है वो जड़ बहुत कम है, लगभग आधा इंच 1 इंच तक ही जड़ वहां पे है। दूसरा, जड़ से लेके जहां से प्याज के लीफ स्टार्ट होते इस बीच का जो एरिया है वो काफी बढ़ चुका है। ये तो काफी अच्छा पौधा है, लेकिन वो लगभग 4 इंच या 5 इंच का हो चुका है और वो टेढ़ा हो चुका है, और उसी जगह पे पौधा जो है वो गोल हो जाता है या वहां पे लूज हो जाता है, वहां पे सड़ जाता है या उसको रिंग आ जाती है और पौधा डायरेक्ट सूख जाता है। सुबह कुछ अलग परिस्थिति दिखती है, शाम में अलग दिखती है, कल अलग दिखती है। काफी लोगों का 2 एकड़ का 3 एकड़ का पूरा जो नर्सरी है वो टोटली बैठ रहा है। उसको आप डंपिंग भी कह सकते हैं या उसको पूरा खत्म हो जाना ऐसा भी कह सकते हैं। अब दोस्तों इसकी वजह क्या है, पहले तो ये हमें समझना चाहिए। दोस्तों जब भी हमारे वातावरण में 90% के ऊपर 80-90% के आसपास ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो नेचुरली हमारा वातावरण किसी भी फंगस के लिए, किसी भी फंगस को डेवलपमेंट करने के लिए एक पोषक वातावरण उसको मिल जाता है। और आज की डेट में वही हो रहा है। मैं स्पेशली महाराष्ट्र सबसे बड़ा एरिया है प्याज का, मध्य प्रदेश है, गुजरात में है लेकिन वहां पे टाइम है, राजस्थान में वहां पे टाइम है, लेकिन मैं महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो आज की डेट में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्याज पे आने वाले 2-3 महीनों में कंटिन्यू प्लांटेशन होने वाला है। और वहां पे जितने भी लोगों ने नर्सरी तैयार करके रखा है, जिनका नर्सरी 15-20 दिन या 1 महीने का है, उन लोगों का नर्सरी टोटली खत्म हो रहा है। तो उसमें सबसे पहली वजह है ह्यूमिडिटी। दोपहर के बाद कंटिन्यू नासिक ले लीजिए, नगर ले लीजिए, पुणे ले लीजिए, विदर्भ का कुछ बेल्ट ले लीजिए, सातारा ले लीजिए, कंटिन्यू रोज बारिश हो रही है और इसके वजह से फंगल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे टाइम में कोई सिर्फ एक सॉल्यूशन से काम नहीं बनेगा दोस्तों। आज मैंने स्प्रे कर दिया बस अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। हो सकता है आपको 3-4 दिन के अंतराल से, जब तक ह्यूमिडिटी है, जब तक बारिश हो रही है, सुबह ओस ज्यादा गिर रही है, तब तक आपको 3-4 दिन के इंटरवल से सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड कंटिन्यू लेना पड़ेगा। और अगर हम नहीं लेते हैं या अगर हम इंटरवल भी बढ़ा देते हैं, 10 दिन के बाद हम स्प्रे लेंगे या 12 दिन के बाद अगर हम स्प्रे लेंगे तो शायद जो होने वाला नुकसान है उसको हम नहीं रोक पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं स्प्रे, लेकिन मैंने कुछ बेसिक स्प्रे दिए जिससे आपको काफी बेनिफिट हो सकता है दोस्तों। जिन लोगों के खेतों में अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने विवरण किया कि पौधे डायरेक्ट गोल होके बैठ रहे, उसको मराठी लैंग्वेज में गड़ी पड़ने, मरने, बैठ जाना, ऐसा जो नाम है, तो इसके लिए हम क्या स्प्रे कर सकते हैं। मैं 2 स्प्रे आपको रिकमेंड करूंगा। पहला स्प्रे लेना है, हर स्प्रे में 15 लीटर के टंकी के हिसाब से यहां पे रिकमेंड कर रहा हूं, जिसमें कैब्रियोटॉप बीएसएफ कंपनी का एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसको आपको लेना है 40 ग्राम। उसके साथ में आपको माइक्रोडिल जिंक, सिलेटेड जिंक आता है, और पाटिल बायोटेक का ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिसको आप 15 से 20 ग्राम ले सकते हैं। उसके साथ में आप झकास एक बायोस्टिमुलेंट ले सकते हैं जो 7 से 10 ml लेना है, और स्टिकर ब्लेज 15 ml लेना है, और एकदम अच्छी तरीके से हमें स्प्रे लेना है, मतलब ऊपर से लेके यहां तक पूरा वो भीग जाए। स्टिकर बहुत कंपलसरी है, प्याज में वैसे भी पानी जो है वो ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है। और अगर सुबह सुबह ये स्प्रे ना ले, क्योंकि जो ओस सुबह सुबह पड़ रहा है तो ओस से क्या होगा, ऑलरेडी जो प्याज के पत्ते होंगे वो गीले होंगे, और वहां पे जो भी दवाई स्प्रेड होंगी वो पत्ते पे थोड़े बूंदे गिरने से ही पानी जो है उसका पानी बन जाएगा और
वो नीचे निकल जाएगा। तो शायद उतने कॉन्सेंट्रेशन में, उतनी मात्रा में हमें जो लीफ लैमिना में या पत्ते में जो जाना चाहिए वो हमें नहीं मिल सकेगा। तो बेस्ट वे, अगर 3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद आप स्प्रे लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट इसमें मिल सकता है। ये पहला स्प्रे लेना है, या फिर ये स्प्रे लेने के बाद 4-5 दिन में अगर आपको बेनिफिट अच्छा मिल गया तो आप थोड़ा सा इंटरवल बढ़ा सकते हैं, यानी 4 दिन के बजाय आप 6 दिन या 7 दिन बाद ले सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि 4 दिन में फिर से ये समस्या दिख रही है तो इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल अगला मैं आपको रिकमेंड करूंगा। इसमें एमिस्ट्राल लेना है 20 ml, इसके साथ में ऑक्सीजन आपको लेना है 50 ml, इसके साथ में आपको ज़ेब्रॉन लेना है 30 ml और ब्लेज स्टिकर लेना है 15 ml। मैं ये सारे स्प्रे 15 लीटर पानी के टंकी के लिए दे रहा हूं। तो ये दोनों स्प्रे आपको 4-5 दिन या 8 दिन के इंटरवल से आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप कस्टोडिया है या फिर फॉलिक्यूर है या फिर साप पाउडर है या फिर बहुत से ऐसे कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक फंगिसाइड हमें कॉम्बिनेशन में लेने पड़ेंगे, लेकिन 5-6 दिन के इंटरवल से हमें कंटिन्यू स्प्रे लेने पड़ेंगे, तभी हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं या इस समस्या से कुछ हद तक हम बाहर निकल सकते हैं। दूसरा दोस्तों, एक बहुत जरूरी काम जो मैं चाहूंगा कि आप लोग जिनके पास काफी बड़ी मात्रा में नर्सरी का प्लानिंग है, जिनका लगभग 1 एकड़ में पूरा सीड ही डला हुआ है, ऐसे लोगों के लिए नुकसान अगर हुआ तो बहुत बड़ी मात्रा में हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं समझाना चाहूं, जिस किसान को 1 एकड़ पैड लगाना है वो 1000 स्क्वायर फुट में, 1500 स्क्वायर फुट में सीड डालेगा, 2-3 किलो का उसका नुकसान होगा अगर ये समस्या आती है। लेकिन जिसका 10 एकड़ का प्लानिंग होगा, 15 एकड़ का प्लानिंग होगा, ऐसे किसानों ने बहुत ही ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि उसका नुकसान 30 किलो से लेकर 50 किलो का सीड का होगा और वो बहुत बड़ी मात्रा में होगा। तो जिनके पास नर्सरी का एरिया ज्यादा है, ऐसे लोगों के लिए मैं और एक सोल्यूशन दूंगा। लगभग 200 लीटर पानी के लिए ये ड्रिंचिंग आपको करना है। इसमें 200 लीटर पानी में आपको 1 किलो ह्यूमोल गोल्ड लेना है, पोटेशियम ह्यूमेट, उसके साथ आपको 1 किलो रिलीजर लेना है। दोनों का अच्छी तरह से घोल बना के जो 15 लीटर का स्प्रे पंप होता है उसका नोजल निकाल देना है और जहां पे नर्सरी है वहां पे उस बेड पे नोजल से डायरेक्ट पानी डालना है। 150 लीटर पानी या 200 लीटर पानी लगभग 30,000 स्क्वायर फीट में, अगर आपकी नर्सरी बनी है 30,000 या 40,000 स्क्वायर फीट में, तो वहां पे ये ड्रिंचिंग आप कर सकते हैं। इसमें सबसे जरूरी बात है कि जड़ जो है वो जड़ स्ट्रॉन्ग होंगे। जड़ की लंबाई लगभग 3-4 इंच तक होना बहुत जरूरी है। जितने जड़ शॉर्ट रहेंगे उतना अपटेक कम रहेगा, जितना अपटेक कम रहेगा उतना वो पौधा, इम्यूनिटी उसकी कम रहेगी, सहनशीलता उसमें कम रहेगी और वो ज्यादा ससेप्टेबल होगा, उस पर पेस्ट ज्यादा आएंगे, डिसीज ज्यादा आएंगे। दोस्तों, इसके लिए मैं एक लाइन कह सकता हूं कि अगर हम फल पे ज्यादा काम करने से बेटर है कि अगर हम जड़ पे काम करें तो फल अपने आप अच्छा हो जाएगा। और मेरी सारे किसान भाइयों को जो जितने भी फसलें लगाते होंगे उन सभी किसान भाइयों को विनती रहेगी कि आप हमेशा जमीन में काम कीजिए, आप जड़ पे काम कीजिए। सिर्फ स्प्रे से, फंगीसाइड से या इंसेक्टिसाइड से या ऊपर स्प्रे करने से हम समस्या को सिर्फ थोड़े टाइम के लिए टाल सकते हैं, लेकिन उससे हम 100% अपने पौधों को या अपने फसल को बचा नहीं सकते। तो हमें जड़ पे काम करना है और जड़ पे काम करने के लिए अभी जो मैंने सॉल्यूशन दिया है, लगभग 200 लीटर पानी में 1 kg ह्यूमोल गोल्ड और 1 kg रिलीजर, दोनों का सॉल्यूशन बना के उसका ड्रिंचिंग करें। अब दोस्तों, हमने बात कर ली नर्सरी की, जहां पे पौधे डलने वाले हैं, जहां पे पौधे सीड डलने वाला है, जहां पे ऑलरेडी सीड डल चुका है। और तीसरा हमने देखा जो लोग नर्सरी प्रिपरेशन करने वाले, आने वाले रबी सीजन के लिए सीड डालने वाले, वहां पे हमने ब्लैंक जमीन पे, खाली खेत पे भी कैसे हमें जमीन को निर्जंतुक करना है, वहां पे हमें डिसइंफेक्ट करना है, उस हिसाब से मैंने तीनों रिकमेंडेशन दे दी। अब लास्ट टाइम में हमने देखा कि जो किसान भाई आने वाले 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में या आने वाले महीने में प्याज का प्लांटेशन होने वाला है, वहां पे प्याज लगने वाला है, नर्सरी से पौधे निकाल के वहां पे ट्रांसप्लांटेशन होने वाला है,
उन किसान भाइयों के लिए लास्ट मीटिंग में हमने लास्ट वेबिनार में सबसे पहली बात हमने देखी कि प्लांट पॉपुलेशन प्याज में बहुत जरूरी है। और जो लोग अगर रिपीट ये टेलीकास्ट अभी देख रहे होंगे तो वो लोग शॉर्ट में मैं बता सकता हूं लोगों को कि 1 एकड़ प्याज में कुछ भी हो जाए हमें 3 लाख पौधे मेंटेन करने हैं। कुछ भी हो जाए 3 लाख पौधे वहां पे होने चाहिए, तभी हम 200 क्विंटल 300 क्विंटल का टारगेट कर सकते हैं। और 3 लाख पौधों को कैसे लगाना है इसके बारे में पिछले 2 वीडियोस में मैंने बताया है, तो अभी मैं उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। तो बेसिक पहली चीज हमें करनी है कि 3 लाख पौधे वहां पे लगाने। दूसरी चीज दोस्तों कि 3 लाख पौधे जो हम लगाने वाले हैं या हम लगा चुके हैं, वो किसान भाई 3 लाख पौधों में जो प्याज बनने वाला है उसको 100 ग्राम का प्याज हमें बनाना जरूरी है। अगर हम 100 ग्राम का प्याज बना लेंगे तो हम 250 क्विंटल 300 क्विंटल टारगेट कर सकते हैं। तो 100 ग्राम का प्याज बनाने के लिए जरूरी है बहुत अच्छा फर्टिगेशन, बैलेंस फर्टिगेशन। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा फर्टिगेशन करना है, बहुत ज्यादा खाद डालना है, लेकिन हमें संतुलित देना है, बैलेंस देना है, जो जरूरी है वो देना है। तो उसके लिए मैंने पिछले वेबिनार में आपको कैलकुलेशन भी सिखाया था कि 200 क्विंटल 300 क्विंटल प्याज के लिए कितना न्यूट्रिएंट लगता है। मैंने कुछ फॉर्मूला भी आपको बताया था, लेकिन हो सके शायद किसान भाई ज्यादा समझ ना पाए हो। लेकिन उसका जो आउटपुट था कि 1 एकड़ में 250 से 300 क्विंटल प्याज जब निकलता है तो उसके लिए लगभग 75 केजी नाइट्रोजन अपटेक होता है, लगभग 25 से 30 किलो फास्फोरस अपटेक होता है और लगभग 110 किलो पोटेशियम अपटेक होता है। साथ ही में उसको कैल्शियम भी चाहिए, सल्फर भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। लेकिन आज से मेरे ख्याल से आने वाले 1 महीने तक जो भी वेदर फोरकास्टिंग है उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी प्याज का किसान अपने खेत में नाइट्रोजन की एप्लीकेशन ना करे, नाइट्रोजन अलग से ना दे। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर अगर आप लेंगे तो उसमें जो थोड़ा बहुत नाइट्रोजन आ सकता है उससे कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन यूरिया, अमोनियम सल्फेट ऐसे जो टोटली नाइट्रोजन के सोर्स है, जो खाद है, वो खाद बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। जितना नाइट्रोजन बढ़ेगा उतना आपको आपकी जो तकलीफ है, प्लॉट बैठना या पौधे खत्म होना या पौधे मर जाना, ये समस्या आपको आएगी। तो काफी सारे किसान भाइयों ने मुझसे ये कहा पिछले 5-6 दिनों में, जो मेरे पास फीडबैक है, कि हमें एक्चुअल आप डोज बताइए कि मुझे कितना डालना है। तो इसके लिए जरूर आपके पास बुक होगा, पेन होगा, तो आप लिख लीजिए। मैं अभी आपको डोज बताने वाला हूं। 2 टाइप के डोज हमने डिजाइन किए हैं। एक है जिसके पास हेवी ब्लैक कॉटन सॉइल है, जिसके पास काली जमीन है, वहां पे कैसा डोज होना चाहिए। और दूसरा किसान है जिसके पास लाइट जमीन है, हल्की जमीन है, जहां पे पानी ज्यादा देर रुकता नहीं, पानी निकल जाता है या बार बार पानी देना पड़ता है, वो किसान कैसा डोज ले। तो ये 2 टाइप के डोज मैंने बनाए और मैं दोनों डोज यहां पे बताने वाला हूं। सबसे पहला डोज, प्याज लगाने के कम से कम 10 से 15 दिन पहले आपके खेत में ये डोज अप्लाई हो जाना चाहिए, ये डोज आपने डाल देना चाहिए। उसमें नाइट्रोजन हमें बिल्कुल नहीं देना है, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर अगर आप लेंगे, जैसे कि 10-26-26 हो गया या डीएपी हो गया या 12-32-16 हो गया, तो उसमें से जो नाइट्रोजन जाएगा वो कुछ ज्यादा मात्रा नहीं, वो जाएगा तो उतने टाइम में 5 दिन में 10 दिन में वो इवेपोरेट हो जाएगा, निकल जाएगा, लीच आउट हो जाएगा। लेकिन फास्फोरस और पोटेशियम हमें लगभग 60 to 70% प्याज लगाने के कम से कम 15 दिन पहले आपके खेत में डाल देना है। तो हमें डोज क्या डालना है दोस्तों? पहला डोज, जिसके पास हेवी ब्लैक कॉटन सॉइल है, काली जमीन है, 4-5 फीट काली मिट्टी का लेयर है, वो लोग ये डोज उनको डालना है। मैं डोज 1 एकड़ के लिए बता रहा हूं। हमने हजारों किसान भाइयों को यही फर्टिगेशन, बैलेंस फर्टिगेशन देके 200 क्विंटल 250 क्विंटल का टारगेट अचीव किया है, और वो सब ट्रायल लेने के बाद ही मैं ये डोज आपको रिकमेंड कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है, पहले डीएपी लेना है 100 किलो, उसके साथ में आपको एमओपी लेना है 50 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटैश। उसके साथ में आपको ह्यूमॉल लेना है, ओनियन स्पेशल। ओनियन स्पेशल यानी ये
प्याज या ट्यूबर क्रॉप जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, जमीन में आने वाली जो फसलें हैं उनका 4 महीने का लाइफ साइकिल देख के उतना कोटिंग उस पे किया है कि वो 60 टू 90 डेज में डिजॉल्व हो जाए और फसल को मिल जाए। वो लेना है आपको 20 किलो। इसके साथ में आपको लेना है सल्फर रिलीजर 5 किलो और माइक्रोडिल किट 23 किलो का किट आता है जिसमें मैग्नीशियम, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, बोरॉन और मैंगनीज, ये पांचों न्यूट्रिएंट होते हैं। अगर वो आपको अवेलेबल नहीं है तो आप माइक्रोडिल ग्रेड 1 10 केजी, जो महाराष्ट्र का ग्रेड है, सॉइल एप्लीकेशन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, एमपी के किसान हो, गुजरात के किसान हो, हर स्टेट का अलग अलग होता है, तो वो 10 किलो आपको लेना है। 100 किलो डीएपी, 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटैश, 20 किलो यूमॉल ओनियन स्पेशल जिसको हम कंद स्पेशल बोलते हैं, उसके साथ में सल्फर 5 किलो और माइक्रो न्यूट्रिएंट कॉम्बी किट जो 23 किलो का आता है वो लेना है, या फिर माइक्रोडिल ग्रेड 1 10 किलो, दोनों में से एक। ये डोज अच्छी तरह से मिक्स करना है, जैसे हम कंक्रीट मिक्स करते हैं, सीमेंट, बालू और पानी, बस उसी तरह से इसको मिक्स करना है, इसमें पानी नहीं डालना है, लेकिन अच्छी तरह से मिक्स करके 1 एकड़ खेत में आप इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे, स्प्रेड कर देना है, टोटली फेंक देना है। इसके बाद 10-12 दिन में, 5-6 दिन में प्लांटेशन आपको करना है। प्लांटेशन करने के बाद 200 लीटर बैरल में आपको पानी लेना है 200 लीटर, उसके साथ उस पानी में एक अमरूद ड्रिंचिंग किट 3 किलो का एक किट आता है वो डालना है, उसमें 5 किलो 19-19-19 आपको मिलाना है। ये सॉल्यूशन बना के जब भी आप पहला पानी देंगे तो उस पानी के साथ इस 200 लीटर सॉल्यूशन को आपको छोड़ देना है। आप डायरेक्ट मग्गे से भी डाल सकते हैं, या जो आपका नैपसैक स्प्रे पंप होता है उसका नोजल निकाल के डायरेक्ट आप ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं, पीछे से पानी आए आगे ड्रिंचिंग हो, ऐसा भी काम किया तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके खेत में देखने को मिलेंगे। पहला बेसल डोज प्लांटेशन के प्याज के पौधे लगाने के 10 से 15 दिन पहले, प्याज लगाने के बाद आपको इमीडिएट ड्रिंचिंग करना है। इसके बाद प्याज लगाने से 40 दिन के बाद आपको दूसरा डोज देना है जो बहुत जरूरी डोज है। 40 दिन के बाद या 30 दिन के बाद अगर हम प्याज को फास्फोरस और पोटेशियम देंगे, यानी कोई अगर 2 महीने बाद देगा या 2.5 महीने बाद देगा तो उसका उस फसल के लिए मेरे ख्याल से कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो प्याज का जो फास्फोरस और पोटेशियम का डोज है वो 40 दिन के अंदर भीतर हो जाना चाहिए। इसीलिए दूसरा डोज जो मैं रिकमेंड कर रहा हूं वो प्याज जिस दिन लगाया है वहां से 40 दिन के पहले हो जाना चाहिए, या 40वें दिन उसको करना है। उसमें आपको 10-26-26 लेना है 150 किलो, एमओपी लेना है 100 किलो और यूमॉल ओनियन स्पेशल लेना है 10 किलो। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फेंक देंगे। प्याज पे भी थोड़ा बहुत गिरा तो इससे कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं है। ये हो गया जिसका हेवी ब्लैक सॉइल है उसके लिए। इसके बाद अगर हमें कुछ जरूरत पड़े तो जैसे डिफिशियंसी दिखेगी या कुछ दिक्कत आएगी तो ही अप्लाई करना है, वरना सॉइल में कुछ भी फर्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। अब जिनकी लाइट सॉइल है, हल्की सॉइल है, जहां पे महाराष्ट्र में जिसको लाइम या चुनखड़ी जिसको बोलते हैं, जिसके खेत में 10-15% के ऊपर अगर लाइम परसेंटेज है तो वहां पे ये डोज आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूं। इसमें एकड़ के हिसाब से ये डोज है 100 किलो लेना है 24-24-0, महादन कंपनी का ये फर्टिलाइजर आता है। म्यूरेट ऑफ पोटैश लेना है 50 किलो, इसके साथ में ह्यूमॉल कंद स्पेशल लेना है 20 किलो, कैलनेट लेना है 10 किलो और रिलीजर लेना है 5 किलो और माइक्रोडिल किट लेना है 23 किलो, या फिर माइक्रोडिल जो सॉइल एप्लीकेशन ग्रेड है वो लेना है 10 किलो। 100 किलो 24-24-0, 50 किलो एमओपी, 20 किलो ह्यूमॉल ओनियन स्पेशल, कैलनेट 10 किलो, रिलीजर 5 किलो और कॉम्बी किट 23 किलो, जिसमें जिंक, फेरस, मॉलिब्डेनम, मैंगनीज और बोरॉन और मैग्नीशियम सल्फेट, ये सभी न्यूट्रिएंट आ जाएंगे। तो हम एनपीके दिया, हमने कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर तीनों सेकेंडरी न्यूट्रिएंट दिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट, टोटल कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिएंट इसमें सब आ जाएंगे। सेम जहां लाइट सॉइल है, पहला बेसल डोज हो गया, उसके बाद 10 या 15 दिन में हमने पौधे लगाए। पौधे लगाने के बाद जो आपने हेवी सॉइल में ड्रेंचिंग किया था सेम वैसा ही ड्रेंचिंग यहां भी करना है। 200 लीटर पानी में एक अमरूद ड्रेंचिंग किट, उसके साथ 5 किलो 19-19 मिक्स करके
पानी देने के पहले इसको पंप से करें या फिर डायरेक्ट मग्गे से भी पानी आप डालेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और इस सिचुएशन में यानी लगभग पैड लगाने के बाद 15 से 20 दिन में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट अगर उस पैच की होनी चाहिए तो वो जमीन में होनी चाहिए। उसका जो रूट जोन है वो 3-4 इंच 6 इंच तक पहुंच जाना चाहिए ताकि हमारी ऊपर की डेवलपमेंट अच्छी हो पाएगी। तो दोस्तों हमने फर्टिगेशन देखा प्याज में, नर्सरी का ट्रीटमेंट देखा, सीड ट्रीटमेंट देखा, और एक बहुत जरूरी बात जो मैं बताना चाहूंगा, प्याज जो ट्रांसप्लांटेशन होगा उसको ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। जो अभी की जो वेदर कंडीशन है उस हिसाब से उसमें 100 लीटर पानी अगर हम लेते हैं या 200 लीटर पानी अगर हम लेते हैं, 1 एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी, जिसमें पौधे हम डायरेक्ट डीप करने वाले लगभग 10 मिनट तक, तो 100 लीटर पानी मेरे हिसाब से ठीक हो जाएगा। 100-150 लीटर पानी आप 100 से 200 लीटर के दरमियान ले सकते हैं। इसमें आधा किलो ह्यूमोल जेली डालना है, आधा लीटर क्लोरोसाइपर कॉम्बिनेशन डालना है और 500 ग्राम साफ पाउडर डालना है। आधा किलो ह्यूमोल जेली, आधा लीटर क्लोरोसाइपर और 500 ग्राम साफ पाउडर, तीनों डाल के 150 लीटर का सॉल्यूशन हमने बनाया। उसमें पौधे हमने अच्छी तरह से डीप कर लिए और फिर प्लांटेशन करना है। जो पानी बचता है उस पानी को आप ड्रिंचिंग कर देंगे तो भी चलेगा, या अगर उसको छान के ड्रिप है तो ड्रिप से भी आप छोड़ सकते हैं। तो प्याज में बहुत जरूरी फर्टिगेशन और नर्सरी का मैनेजमेंट हमने देखा। अब जिन लोगों ने प्याज लगा दिया है, पिछले 5 दिन 10 दिन 15 दिन हो चुके हैं, ऐसे किसान भाई प्याज में अभी क्या करेंगे, क्या स्प्रे लेंगे ताकि नर्सरी में जो समस्या दिख रही है वो फील्ड में भी दिख रही है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जो लगा चुके हैं प्याज, वो प्याज डायरेक्ट टेढ़ा हो रहा है या इसको यहां से ऐसा राउंड होके पत्ते जो है वो पत्ते पूरी तरह से सूख रहे या डंप हो रहे हैं। तो इसमें जो मैंने नर्सरी के लिए सॉल्यूशन बताया था, जो 2 स्प्रे मैंने बताए थे, एक था कैब्रियोटॉप, जिंक, झकास और ब्लेज का, सेम आप जहां पे प्याज लग चुका है खेत में वहां पे भी आप रिपीट कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने एमिस्टार, ऑक्सीजन, जेब्रॉन और ब्लेज का सॉल्यूशन दिया था, वो भी सॉल्यूशन आप वहां पे यूज कर सकते हैं। यानी वो दोनों स्प्रे आप नर्सरी स्टेज में भी कर सकते हैं और फील्ड में जहां पे प्याज लग चुका है वहां पे भी कर सकते हैं। बस इसमें एक छोटी सी बात है जो मैं करेक्शन करना चाहूंगा। अगर प्याज लगा के 15-20 दिन या 1 महीना हो चुका है, ऐसी सिचुएशन में अगर आपके खेत में प्याज है तो एक बहुत जरूरी चीज आपको गौर करनी है, आपको देखना है। प्याज का जो ऑब्जर्वेशन है, उसका जो सबसे नया पत्ता होता है वो सबसे बीच में होता है। अगर आप यहां पे देख सके तो ये वाला सबसे नया पत्ता है। ये सबसे पुराना पत्ता है। जो बाहर की परत है, इसके जो परत होते हैं, इसमें जो बाहर की परत है तो ये सबसे पुराना पत्ता है। ये अगर डैमेज है तो आपको डैमेज यही ज्यादा दिखेगा। इसके बाद ये 2 नंबर की परत, ये डैमेज आपको दिखेंगी, और ये 3 नंबर की परत। दोस्तों ये 3 नंबर की परत और ये 2 नंबर की परत, ये सबसे अच्छी होना बहुत जरूरी है। 1 नंबर की परत अगर खराब भी हो या फिर आपने स्प्रे ले लिया है तो ये डैमेज रिपेयर नहीं होगा, लेकिन जो नए पत्ते हैं वो अच्छे हैं कि नहीं ये हमें हमेशा देखना है। दूसरा ऑब्जर्वेशन, सकिंग पेस्ट जो प्याज में सबसे ज्यादा नुकसान करता है और नुकसान होने के बाद पता चलता है, तो वो आपको यहां दिखाई देगा। इसके बीच में ये दोनों पत्ते में जो सबसे नया पत्ता है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे थ्रिप्स के निप्स आपको बड़े मात्रा में दिखाई देंगे। अगर सिर्फ आंख से आपको 5-6 एडल्ट भी दिख जाए थ्रिप्स के, तो समझ लो कि आपको वहां पे थ्रिप्स का बहुत ज्यादा अटैक है और वहां पे हमें थ्रिप्स के लिए कंट्रोल करना या थ्रिप्स के लिए स्प्रे करना बहुत जरूरी है। तो जो मैंने पहला स्प्रे बताया था जिसमें कैब्रियोटॉप, जिंक, झकास और ब्लेज, वही स्प्रे ऐसे खेतों में लेना है, लेकिन उसमें सिर्फ थ्रिप्स के लिए एक दवा आपको ऐड करनी है, एक मॉलिक्यूल आपको ऐड करना है। अगर आपके पास कोई अच्छा मॉलिक्यूल है तो आप वो भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं जो बताऊं वही आप लें, लेकिन ऑब्जर्वेशन करना
बहुत जरूरी है। तो अगर थ्रिप्स ज्यादा है और उसको अगर कंट्रोल करना है तो पहले स्प्रे में कैब्रियो टॉप 40 ग्राम, जिंक चिलेटेड 15 ग्राम, सिंगम 30 ml, ब्लेज 15 ml और झकस एक बायोस्टिमुलेंट है जो क्लोरोफिल जनरेट करेगा, पत्ते को ग्रीन करेगा, वो लेना है 7 ml। ये कॉम्बिनेशन अगर आपने ले लिया तो फंगल और सकिंग पेस्ट दोनों प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकेंगे। तो प्याज के लिए जो जरूरी था लगभग वो सभी हमने देख लिया है। नर्सरी का प्रिपरेशन हमने देख लिया। नर्सरी में जो अभी डैमेज हो रहा है उसके लिए मैंने आपको 2-3 स्प्रे बता दिए हैं। जो फार्मर सीड डालने वाला है उसको सीड ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। जिस खेत में डालने वाला है वहां पे डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी है, उसके लिए भी मैंने ड्रेंचिंग का सोल्यूशन दिया है और सीड ट्रीटमेंट। और जो ट्रांसप्लांट करने वाला है उसके लिए भी पौधे को ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें मैंने अभी बता दी। तो दोस्तों इसके अलावा भी अगर कुछ आपकी प्याज में समस्या रहेगी तो लास्ट में मैं मेरा नंबर भी देने वाला हूं। और अगर आप लाइव अभी देख रहे होंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट में मेरे एग्जीक्यूटिव्स हैं, हमारे टेक्निकल एडवाइजर हैं, उनके नंबर्स में नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं। आप इन लोगों को भी फोटो भेज सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, या लास्ट में मैं मेरा भी नंबर देने वाला हूं। तो आज के वेबिनार में प्याज के लिए इतना ही काफी है, जो जरूरी था वो मैंने दे दिया है। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, टोमेटो काफी बड़ी मात्रा में महाराष्ट्र में भी टोमेटो है। हर डिस्ट्रिक्ट में टोमेटो, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं जहां पे टोमेटो नहीं लगता है। पूरे इंडिया में आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, थोड़े बहुत परसेंटेज में टोमेटो लगता ही है। अभी टोमेटो की जो करंट सिचुएशन है वो क्या है दोस्तों? प्याज में आज रेट है, लेकिन प्याज अभी किसी के पास ज्यादा नहीं है। टोमेटो में आज रेट है 800 रुपए से लेके 1200-1100 रुपए 20 केजी के कैरेट के लिए मिल रहे हैं। राजस्थान में टोमेटो बहुत है, गुजरात में टोमेटो है, महाराष्ट्र में टोमेटो बहुत है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी मात्रा में टोमेटो है और लगेगा। तो हर स्टेट में टोमेटो है और फिर भी रेट जो है वो स्टेबल है। और मेरा अनुमान है कि आने वाला कम से कम 25-30 दिन अगर ये रेट स्टेबल हो जाए, स्टेबल रहे, और इस 25 दिन में जिन लोगों के पास अभी हार्वेस्टिंग शुरू है या हार्वेस्टिंग स्टेज में है, उन लोगों को मैं कुछ ऐसे कारगर इलाज देने वाला हूं कि उनका 20% से लेके 50-60% तक यील्ड बढ़े, हार्वेस्टिंग उनका हो, साइज बढ़े, फ्लावरिंग आए, नया सेटिंग हो। इन सारी बातों पे मैं आज अभी आगे बोलने वाला हूं। अगर आप नोट डाउन कर सके तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। और अभी मैं कहूंगा दोस्तों फिर से एक बार कि हम फल को पाने के लिए अगर जड़ पे काम करेंगे तो फल अपने आप अच्छा हो जाएगा। ऊपर हम कितना भी फल पे काम करेंगे तो फल अच्छा नहीं होगा दोस्तों, हमें जड़ पे काम करना पड़ेगा। तो आज 3 टाइप के टोमेटो के फार्मर मुझे दिख रहे। एक फार्मर है जिसका टोमेटो पिछले 40 दिनों में लगा है, जो लेट प्लांटेशन करते हैं, जिनका अभी फ्लावरिंग स्टेज है या कुछ कुछ फ्रूटिंग स्टेज है। दूसरा फार्मर है जिसका खरीफ में टोमेटो लगा था, जिसके 3 या 4 पिकिंग हो चुके हैं, लेकिन ब्लाइट के वजह से या डाउनी मिल्ड्यू की वजह से या पेस्ट के वजह से उसका टोमेटो बहुत जल्दी खत्म होने को आ रहा है। यानी अभी टोटली प्लॉट ऐसा उसको लग रहा है कि आने वाले 10-15 दिन में डैमेज हो जाएगा या पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये दूसरा फार्मर है। और तीसरा फार्मर है जिसके पास सिर्फ लास्ट का माल बचा है। वो माल जैसे ही निकलेगा या उसकी साइज नहीं मिल रही, वो साइज थोड़ी सी बढ़ जाए, 30-40 ग्राम का फल है, वो 60 ग्राम का या 70 ग्राम का कैसे होगा, इसके लिए वो प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों ये तीनों टाइप के फार्मर के लिए मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं। अगर आपको नए फ्रूट्स चाहिए तो हमें फूल लाने पड़ेंगे। फ्लावरिंग लाने के लिए हम ऊपर से कितना भी स्प्रे करेंगे तो इमीडिएट फ्लावर नहीं आएगा। दूसरा, जो अभी सेटिंग है उसकी साइज फटाफट कैसे बढ़े, या जो साइज कम है वो साइज अच्छी कैसे हो, उसके लिए मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं। और तीसरा, जो लास्ट स्टेज में टोमेटो है जिसपे अभी पौधे पे पत्ते ही बचे नहीं है, उसकी थोड़े पत्ते 10% 20 सिर्फ टॉप का छतरी वहां पे है, उसका साइज कैसे बढ़ेगा या थोड़ा सा उसको भी और बूस्ट कैसे मिल जाएगा, ये सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं। तो अभी हम इस पे क्या करेंगे दोस्तों कि इसके लिए तो सबसे जरूरी है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना, लेकिन
इस सिचुएशन में फर्टिलाइजर डाल के भी ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि फसल का जो टाइम पीरियड बचा है वो बहुत कम है। जिन लोगों का अभी फ्लावरिंग स्टार्ट है वहां पे हम फर्टिगेशन कर सकते हैं, पूरा शेड्यूल वहां पे हम दे सकते हैं। उसके लिए नंबर्स दिए, मेरा नंबर भी मैं देने वाला हूं बाद में लास्ट में, तो उस पर हम आगे की जानकारी लेंगे। लेकिन अभी शॉर्ट टाइम में हमें काम करना है, तो शॉर्ट टाइम में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप लोग जमीन में जो भी आप लोगों ने पिछले 60, 80 या 90 दिन में जो भी डाला है उसको बाहर निकालो। वो जितने जल्दी बाहर निकलेगा उतना फ्लावरिंग बूस्ट होगा, उतना सेटिंग बूस्ट होगा और उतना साइज बढ़ेगा। तो हमें बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रूट फॉर्मेशन बने, रूट फॉर्मेशन बढ़े, उसकी जड़ ताकतवर हो, वो जड़ बढ़े और ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट नीचे से ले। तो दोस्तों मैं अभी आपको नीचे 4 ड्रिंचिंग बताने वाला हूं जो आपको 6-7 दिन के अंतराल से लेना है। पहले ड्रिंचिंग के बाद अगर आपको कुछ बेनिफिट दिखने लगे तो आप अपने आप दूसरी ड्रिंचिंग करेंगे। दूसरी ड्रिंचिंग के बाद बेनिफिट होने का परसेंटेज और बढ़ जाएगा, तीसरे ड्रिंचिंग के बाद और बढ़ जाएगा, और 4 ड्रिंचिंग 5-6 दिन के अंतराल से भी हम करते हैं तो आने वाले 25 दिनों में मेरा दावा है कि कम से कम 30-40% यील्ड हम बढ़ा सकते हैं। जितना स्टॉक आपके पास है, जितने फूल है, जितने फल है, उसको हम गेन कर सकते हैं। तो क्या करना है दोस्तों, पहली ड्रिंचिंग, टमाटर वाले किसानों के पास लगभग ड्रिप इरिगेशन है तो वो जरूर ड्रिप से भी ये ड्रिंचिंग कर सकते हैं। 200 लीटर में ये सॉल्यूशन आपको बनाना है। 3 किलो फॉस्फेट आपको लेना है जिसमें प्योर 85% फॉस्फोरिक एसिड है, 3 kg। इसके साथ में 1 किलो सल्फर रिलीजर आपको लेना है 1 किलो, और 1 किलो लेना है आपको ह्यूमॉल गोल्ड। 3 kg फॉस्फेट, 1 किलो रिलीजर, 1 किलो ह्यूमॉल गोल्ड, ये तीनों 200 लीटर पानी में हमें डाल देना है, सॉल्यूशन बनाना है और ड्रिप से छोड़ देना है। पहला काम, पहली ड्रिंचिंग। इसके बाद 5-6 दिन के अंतराल से दूसरी ड्रिंचिंग हमें देनी है। पोटेशियम नाइट्रेट 5 किलो यानी 13-0-45। इसके साथ में ऑक्सीजन लेना है 2 लीटर, कैलनेट लेना है 1 kg और बोरॉन लेना है 500 ग्राम। फिर से एक बार बताता हूं, 13-0-45 5 किलो, 2 लीटर लेना है ऑक्सीजन, 1 किलो लेना है कैलनेट और बोरॉन लेना है 500 ग्राम। 200 लीटर पानी में सॉल्यूशन बनाइए, ड्रिप से छोड़ दीजिए। फिर 5-6 दिन बाद तीसरी ड्रिंचिंग, 2 ड्रिंचिंग मैंने अब तक बता दी। तीसरी ड्रिंचिंग हमें लेनी है 12-61-0 5 किलो, फॉलिबियन 1 लीटर, ह्यूमॉल गोल्ड 1 kg। 200 लीटर सॉल्यूशन बनाइए, ड्रिप से छोड़ दीजिए। 12-61 5 किलो, फॉलिबियन 1 लीटर और ह्यूमॉल गोल्ड 1 किलो। 1 एकड़ के लिए सॉल्यूशन बनाइए, ड्रिप से छोड़ दीजिए। ये हो गए 3 ड्रिंचिंग। चौथी ड्रिंचिंग हमें लेनी है 5-6 दिन के अंतराल से। 0-52-34 5 किलो, 0-0-23 यानी पोटेशियम शोनाइट वो लेना है आपको 5 किलो, जेब्रॉन वो लेना है आपको 2 लीटर और ऑक्सीजन आपको लेना है 1 लीटर। 0-52-34 5 किलो, 0-0-23 5 किलो, जेब्रॉन 2 लीटर और ऑक्सीजन 1 लीटर। ये सॉल्यूशन बना के 200 लीटर पानी में 1 एकड़ को छोड़ देना है। तो ऐसे 4 ड्रिंचिंग मैंने आपको बताई जो 5-6 दिन के अंतराल से हमें टोमेटो में छोड़ना है। दोस्तों इतना काम अगर आप कर देंगे तो मेरे ख्याल से जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपने सॉइल में डाले होंगे, हमने कुछ सप्लीमेंट्री फूड भी दिया है और जो न्यूट्रिएंट सॉइल में है उसको बाहर निकालने के लिए भी इसमें सॉल्यूशन दिया है, तो दोनों काम होंगे और आपको ऊपर आउटपुट अच्छा मिलेगा। लास्ट में अगर प्लॉट अच्छी कंडीशन में है, रेट अच्छा है और आप इसको और चलाना चाहते हैं तो लास्ट में लगभग 150 ग्राम ट्राइकोडर्मा वेरिडी पर पंप लेके या फिर लगभग 2 किलो ट्राइकोडर्मा पर एकड़ आपको ड्रिप में से छोड़ देना है सबसे लास्ट में। ये होगा ड्रिप से। अब ऊपर जो दिक्कतें हैं उसके लिए मैं कुछ स्प्रे आपको सजेस्ट करूंगा। अभी जो टोमेटो पे दिक्कतें हैं, लेकिन दोस्तों मैं अभी 3 दिन पहले नासिक में टूर करके आया और मैंने कुछ टोमेटो के प्लॉट्स को विजिट की, तो मैंने पहली बार ये नोटिस किया
कि इस साल ऐसी कोई फसल नहीं है जहां पे फ्रूट फ्लाई का डैमेज नहीं है। एक कैटरपिलर और दूसरा फ्रूट फ्लाई। ग्रेप्स में भी फ्रूट फ्लाई आ रहा है, जिसको हम बोलते गावा यानी अमरूद, उसमें भी बहुत ट्रिमेंडस फ्रूट फ्लाई आ रहा है। टमाटर में भी आ रहा है, मिर्च में भी आ रहा है, कुकुम्बर में भी आ रहा है, लौकी में भी आ रहा है, बॉटल गार्ड बिटर गार्ड में भी आ रहा है, करेले में भी आ रहा है। यानी मैक्सिमम फसल जिसमें फलों की संख्या बहुत ज्यादा है ऊपर, वहां पे फ्रूट फ्लाई की दिक्कत आ रही है। और एक फ्रूट फ्लाई एक टाइम में 5 से 10 फल खराब कर सकती है। वो सक करके जाती है, वहां पे इल्ली, अंडे डाल के जाती है, वहां पे इल्ली आती है। तो ये अगर परसेंटेज बढ़ गया तो टोटल फल अच्छा दिखता है, प्लॉट अच्छा दिखता है, लेकिन जो हार्वेस्टिंग है उसमें एवरेज हमें नहीं मिलता है। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, अगर आपको ऐसे फल डैमेज फल दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहला काम कि 1 एकड़ के लिए आप फ्रूट फ्लाई के लिए ट्रैप लगाइए। अगर आपको यह समस्या दिख रही है, तो नहीं दिख रही है तो लगाने की जरूरत नहीं, एकदम कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। और लगभग आधे घंटे के लिए हम 1 एकड़ में इस ट्रैप को लगा सकते। तो मक्षिकारी ट्रैप 1 एकड़ में लगभग 8 से 10 ट्रैप आपको लगा देनी है। जो पौधे की हाइट होगी उस हाइट पे आप ये ट्रैप को लगाइए, ताकि जितने भी फ्रूट फ्लाई होगी वो उस ट्रैप में आके मर जाएगी। लगाने का सबसे बेस्ट टाइमिंग है दोपहर के बाद 3 से 5 बजे के बीच में। अगर आप इस ट्रैप को लगाएंगे तो आपको अच्छे कैचेस मिलेंगे। अब डिसीज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो समस्याएं मैंने खुद अपने आंखों से देखी है, तो अभी बहुत बड़ी मात्रा में ब्लाइट, लेट ब्लाइट दिख रहा है। बैक्टीरियल डिसीज और फंगल डिसीज, ये 2 टाइप समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि टोमेटो में दोनों अटैक दिख रहे हैं। फंगस के वजह से जो डिसीज बनते हैं वो भी डिसीज दिख रहे हैं, जो बैक्टीरिया के वजह से बनते हैं वो भी डिसीज दिख रहे हैं। अब अगर मान लो टोमेटो के खेत में बैक्टीरियल डिसीज है और हम फंगीसाइड्स जो फंगल काम करते हैं, फंगल क्यूर करने का काम करते हैं, वो अगर हम स्प्रे करते रहेंगे तो हमें कंट्रोल नहीं मिलेगा। अगर फंगल डिसीज है, हम बैक्टीरियल दवाइयां मारते रहेंगे तो हमें कंट्रोल नहीं मिलेगा। लेकिन जो मैंने आंखों से देखा तो अभी बड़ी मात्रा में बैक्टीरियल ब्लाइट बड़ी मात्रा में टोमेटो पे दिख रहा है। आप अगर देखेंगे तो टोमेटो के फल पे काले काले छोटे स्पॉट, ऐसे स्पॉट आपको दिखाई देंगे, या फिर पत्ते का अगर आप अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ब्राउन कलर के, लाइट ब्राउन कलर के छोटे स्पॉट दिखाई देंगे, और उसके आजू बाजू में येलो सर्कल आपको दिखाई देगा, और फिर वो एक दूसरे को मैच कर जाते हैं, पूरा पत्ता खराब हो जाता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आपके खेत में अभी है, आज सुबह मुझे महाराष्ट्र में हिंगोली डिस्ट्रिक्ट से कुछ वीडियो कुछ किसान भाइयों ने भेजे, वहां से भी मुझे ये सिम्टम्स दिखाई दिए। तो इसके लिए हमें अलग स्प्रे लेना चाहिए। और ऐसे सिम्टम्स अगर आपके खेत में है तो क्या स्प्रे लेना चाहिए, वो स्प्रे मैं अभी आपको बता रहा हूं। अगर आप नोट डाउन कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। ज़ैंथोमोनास ऑक्सिनोपोडिस जो बैक्टीरिया है मेनली, उसके वजह से ये स्पॉट आ रहे हैं। तो वहां पे हमें क्या करना है, यहां पे एकदम सिंपल और बहुत ही सस्ता स्प्रे, काफी लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन एक स्प्रे से नहीं होगा, तो हमें 5-6 दिन के अंतराल से 2 या 3 बार इसको करना चाहिए। स्टेप्टोसाइक्लिन हमें लेना है लगभग 3 से 4 ग्राम 15 लीटर टंकी के लिए। उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड दोनों में से एक, तो ब्लू कॉपर या फिर ब्लाइटॉक्स जो आता है वो भी अगर आप लेंगे तो लगभग 40 ग्राम। अब जब भी आप स्टेप्टो और कॉपर लेते हैं तो इसका एक छोटा सा साइड इफेक्ट ये है दोस्तों कि पत्ते जो है वो पत्ते रफ बन जाते हैं, हार्डनेस आ जाता है, और पत्ते हार्डनेस हो जाते हैं तो फिर नेचुरली वो मतलब थोड़े से डैमेज होने लगते हैं। तो उसके लिए इसमें बायोस्टिमुलेंट लेना बहुत जरूरी है। जकास इसमें लेना है 10 ml, वो आपको फ्लावरिंग के लिए सपोर्ट करेगा और क्लोरोफिल जनरेशन के लिए सपोर्ट करेगा, ग्रीनरी लाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए सपोर्ट करेगा, वो 10 ml लेना है। और ब्लेज लेना है 15 ml, स्टिकर जो भी आपके पास हो। स्टेप्टोसाइक्लिन 3 से 4 ग्राम, कॉपर 40 ग्राम, जकास 10 ml और ब्लेज स्टिकर 15 ml। इस कॉम्बिनेशन को लेके आपको डीप स्प्रे करना है, नीचे से लेके ऊपर तक। इसी स्प्रे को 5 दिन के बाद आप 5 या 6 दिन के बाद 2 या मैक्सिमम 3 बार आप रिपीट कर सकते हैं। इसमें आप
वैलिडामाइसिन और Z78 का भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। पहला ये स्प्रे, इसके बाद 5-6 दिन बाद आप दूसरा वैलिडामाइसिन और Z78 उसका कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। उसमें स्टिकर और जकास जरूर ऐड कीजिए। अब बैक्टीरियल डिसीज अगर नहीं है, फंगल डिसीज है, मेनली जो लेट ब्लाइट जिसको हम कहते हैं कि अभी जो लेट वाले प्लॉट है या जिस प्लॉट को लगभग 80-90 दिन या 100 दिन हो चुके हैं, वहां पे नीचे से पूरा टोमेटो का पौधा खराब होते जा रहा है, सिर्फ ऊपर की 1-2 छतरी बची हुई है, वहां पे मेनली फाइटोप्थोरा बहुत बड़ी मात्रा में आया होगा। और फाइटोप्थोरा कंट्रोल करने के लिए मैं एक 2-3 इंपॉर्टेंट स्प्रे आपको बताऊंगा, वो आप जरूर लीजिए। पहला स्प्रे मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास फल पे स्पॉट नहीं है, बैक्टीरियल डिसीज आपको दिख रहा है कि ये बैक्टीरिया की वजह से नहीं है, तो वहां पे आपको फिर मैं जो अगला रिकमेंडेशन देने वाला हूं वो लेना है। मैं अभी 3 स्प्रे आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये तीनों स्प्रे आप अल्टरनेट ले सकते हो 5-6 दिन के अंतराल से। पहला स्प्रे आपको लेना है कैब्रियोटॉप 40 ग्राम, दूसरा उसमें जिंक ऐड करना है 15 ग्राम, माइक्रोडिल जिंक, सिलेटेड जिंक। इसके साथ अगर वायरस की समस्या है तो अरेना चॉकलेट जो 6 ग्राम की गोली आती है, काफी टमाटर के किसान, पपीते के किसान या कुकुम्बर के किसान, लौकी वाले किसान, करेले वाले किसान इसको यूज करते हैं। लिप कल वायरस जो आता है, एलोवैन मोज़ेक जो आता है, उसके लिए बहुत अच्छी तरह से काम करता है, वो 6 ग्राम लेना है। इसके साथ में स्टिकर लेना है ब्लेच 15 ml। इस कॉम्बिनेशन को अच्छी तरह से स्प्रे कर लेना है। 5-6 दिन बाद दूसरा स्प्रे कर्जेट लेना है 50 ग्राम, इसके साथ ऑक्सीजन लेना है 50 ml। लिप माइनर की समस्या अगर है तो इसके साथ वर्टेक्स 15 ml ऐड कर लेना है और ब्लेज लेना है 15 ml। तो ये दूसरा स्प्रे लगभग 5 दिन के अंतराल से आपको लेना है। तीसरा और बहुत जरूरी स्प्रे स्कोर 15 ml लेना है 15 लीटर की टंकी में, 15 से 20 ml। कवच लेना है 40 से 50 ग्राम, इसके साथ फॉलिबियन लेना है 50 ml और ब्लेज लेना है 15 ml। तो ये कॉम्बिनेशन आप तीसरा ले सकते हैं 5-6 दिन के अंतराल से। तो दोस्तों इसमें टोमेटो की अगर मैं बात करूं तो अगर अटैक है, बैक्टीरिया का अगर अटैक है तो एक स्प्रे मैंने कॉम्बिनेशन बताया, वैलिडामाइसिन का दूसरा ऑप्शन उसमें दिया मैंने, मतलब 2 स्प्रे अगर बैक्टीरियल अटैक है तो। फंगल डिसीज है तो मैंने 3 स्प्रे बताए हैं। लास्ट में आप जैविक के तरफ भी जा सकते हैं, अगर बैसिलस सब्सिलस काफी लोग यूज करते हैं तो उसका भी आप लगभग 8 से 10 ग्राम पर लीटर लेके स्प्रे और ड्रिंचिंग कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप बायो का यूज करें तो फिर केमिकल आपको थोड़े दिन के लिए, लगभग 5-6 दिन के लिए तो भी कम से कम स्किप करना चाहिए, उसको फिर यूज नहीं करना चाहिए। बैसिलस सब्सिलिस काफी सारे कंपनी का आता है अलग अलग नाम से, वो आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। तो टोमेटो में बहुत जरूरी काम जो है पहला काम दोस्तों कि हमें सॉइल में काम करना चाहिए। आज के डेट में जो सिचुएशन है, अगर आपको मार्केट के रेट का फायदा लेना है तो जो मैंने 4 ड्रिंचिंग बताई है, एक ड्रिंचिंग से आप शुरू करो। अगर आपको बेनिफिट उसमें लगे तो आप अगली ड्रिंचिंग लो, फिर बेनिफिट लगे तो तीसरी ड्रिंचिंग लो। और साथ ही साथ ऊपर के 6 स्प्रे मैंने आपको बताया, इन 6 स्प्रे का आप यूज करके ऊपर की जो कंडीशन है उसको हम रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों टोमेटो में स्प्रे और ड्रिंचिंग, और प्याज में फर्टिलाइजर डोज, ड्रिंचिंग और स्प्रे, ऐसे दोनों फसलों को जो जो जरूरी चीजें थी वो दोनों फसलों की मैंने कवर की है। लास्ट के 10 मिनट में अभी लेने वाला हूं। अगर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आपके कुछ सवाल होंगे तो वो सवाल भी आप पोस्ट कर सकते हैं ताकि मैं उसका जवाब दे पाऊं। अब महाराष्ट्र की एक इंपॉर्टेंट फसल जिसके बारे में बोलना बहुत जरूरी है, अगर नहीं बात करूंगा तो हमारे किसान भाई नाराज हो जाएंगे, और वो फसल है कपास, कॉटन। दोस्तों सबसे पहली बात कि अगर मैं कहना चाहूं तो कॉटन में 60% 70% लोग अभी कुछ करने वाले नहीं है।
लेकिन ऐसे लोगों के लिए मैं लास्ट वेबिनार में भी शायद मैंने ये बात कही थी और आज फिर से मैं इसे दोहराऊंगा कि इस साल कपास की जो कंडीशन है आज भी वो बहुत कम समय या बहुत कम सालों में ऐसी देखने को मिलती है, ऐसी है। तो अभी भी अगर किसान भाई 20 या 25% भी थोड़ा सा काम अगर कर ले तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा बेनिफिट उनको देखने को मिलेगा। खासकर मैं मराठवाड़ा, विदर्भ और खानदेश ये तीनों टेरिटरी की अगर बात करूं तो मैंने जो मेरी बात होती रहती है लोगों के साथ, हमारे टोटल टेक्निकल स्टाफ के साथ, तो 80% डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे कंटिन्यू बारिश हो ही रही, रोज हो रही। ऐसे सिचुएशन में आज की जो क्रॉप कंडीशन है, जो फसल की जो कंडीशन है कि एक तो हाइट काफी ज्यादा है, 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट, 6.5 फीट के ऊपर कपास हो चुका है। दूसरा, व्हाइट फ्लाई और जैसिड्स का अटैक काफी जगह पे है। तीसरा, अल्टरनेरिया की दिक्कत काफी जगह पे है, पत्ते खराब हो रहे हैं, वो लाल पड़ रहे हैं, उस पर ब्राउन कलर के स्पॉट आ रहे हैं, पत्ते डैमेज हो रहे हैं या खत्म हो रहे हैं। चौथी दिक्कत है कि जो नीचे सेटिंग हुआ है वो जो कपास की जो डेंडू आते हैं, जो इसको हम बॉल कहते हैं, कैरी कहते हैं, वो कैरी खराब हो रही है, ब्लैक हो रही है और टोटल डैमेज हो रही है। तो ड्रॉपिंग भी हो रहा है, जैसिड्स का अटैक भी है, व्हाइट फ्लाई का अटैक भी है, अल्टरनेरी का अटैक भी है और हमें नया फ्लावरिंग भी चाहिए। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं एक कंप्लीट सॉल्यूशन जिसे मैं कह सकता हूं वो मैं देने वाला हूं। दूसरी चीज, मेरे ख्याल से कल 17 तारीख को अमावस्या है और अमावस्या को नेचुरली जो जितने भी पतंग है उनका प्रजनन का टाइम होता है। उसमें एक सिंपल साइंस एक ही है दोस्तों, इसमें कई लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि हर लार्वा का जो बेसिक स्टेज है, अंडे वाला स्टेज, वो इस टाइम में आता है क्योंकि डार्कनेस बहुत होता है और नेचुरली उसमें प्रजनन होता है। दूसरी चीज कि हर कीड़ा अपनी पीढ़ी तभी पैदा करता है जब उस पीढ़ी को जीने के लिए वहां साधन सामग्री हो। अपने जैसा नहीं है कि खाने पीने के लिए ना भी हो तो भी बच्चे पैदा करते रहे, वो तभी बच्चे पैदा करते हैं जब उनके बच्चों के लिए खाने के लिए व्यवस्था हो। आप देखिए समर में या मार्च में, अप्रैल में, मई में अगर आपका खेत खाली है तो वहां पे आपको अंडे नहीं दिखेंगे, तो अंडे वहीं पड़ेंगे जहां पे नुकसान करने के लिए कुछ है। मैनेजमेंट अच्छा है, उन लोगों ने अभी 90 दिन का, 100 दिन का कॉटन हो चुका है। 10 जून का अप्रोक्सीमेट सोइंग है महाराष्ट्र में, 10 जुलाई, 10 अगस्त, 10 सितंबर, यानी 90 दिन हो गए और ऊपर 5, 100 दिन का कपास अभी है। अभी फ्रूटिंग, सेटिंग स्टेज या फ्लावरिंग स्टेज है। तो वहां पे क्या स्प्रे हम ले सकते हैं, कंटिन्यू होगा, दिखता है क्या? ओके। तो अभी क्या स्प्रे हम ले कि ये जो मैंने समस्याएं अभी बताई वो सारी समस्या को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों एक सिंपल स्प्रे मैं बताना चाहूंगा जिसमें व्हाइट फ्लाई भी कवर होगी, ड्रॉपिंग भी कवर होगा, डेंडू का जो ब्लैक होना है वो भी कवर होगा, अल्टरनेरिया भी कवर होगा और अमावस्या को ध्यान में रखते हुए जो आने वाली इल्ली की पीढ़ी है उसको भी हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 18 तारीख को, 18 या 19 तारीख को अगर ये स्प्रे लेंगे, 18 या 19 सितंबर को, तो बहुत बेनिफिशियल ये स्प्रे रहेगा। इसमें आपको 15 लीटर के टंकी में 05234 लेना है 100 ग्राम, टिल्ट लेना है 15 से 20 ml। अगर हाइट बहुत ज्यादा है तो आप 20 ml ले सकते हैं, हाइट कम है तो 15 ml ले सकते हैं। हाइट ज्यादा है तो आप इसमें चमत्कार 20 ml लेना है। अगर 5-5.5 फीट हाइट है, लाइट सॉइल है, तो आपको इसमें चमत्कार नहीं डालना है स्प्रे में। एसिटामाप्रिड 20 ग्राम, अगर व्हाइट फ्लाई ज्यादा है तो 20 ग्राम लेना है, व्हाइट फ्लाई कम है तो 10 ग्राम से भी काम हो जाएगा। और इल्ली के लिए लेना है पोकलैंड 20 ml।
इसमें दो तीन टाइप के चेंजेस हैं दोस्तों। कुछ किसानों को शायद मॉलिक्यूल कम करने पड़ेंगे या लेने नहीं पड़ेंगे, कुछ किसानों को सभी मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और उनका डोज जो है थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने उसकी जो कंडीशन है, किन लोगों ने बढ़ाना है, किन लोगों ने नहीं बढ़ाना है, उनको मैंने बता दिया। फिर एक बार बताता हूं, पोकलैंड 20 ml, एसिटामाप्रिड 20 ग्राम, 05234 100 ग्राम, टिल्ट या प्रोपिनोकोन्जोल किसी भी कंपनी का अच्छा मिल जाए 15 ml, चमत्कार 20 ml, ब्लेज 15 ml। इस सॉल्यूशन को अच्छी तरह से स्प्रे लो और कॉटन में स्प्रे करते समय हमेशा याद रखिए, अभी नीचे से लेके ऊपर तक यानी कम से कम 15 से 20 टंकी का 1 एकड़ में स्प्रेइंग होना चाहिए। अगर कॉटन की हाइट कम है तो चमत्कार इसमें से आपको निकाल देना है। दूसरा काम कॉटन में जो मैं बताऊंगा दोस्तों, जिन लोगों के पास ड्रिप है, ड्रिप इरिगेशन है, वो किसान 1 एकड़ में सिर्फ ये प्रयोग करें। लास्ट वेबिनार में भी मैंने ये प्रयोग बताया था और जिन लोगों ने किया उन लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स मेरे पास है, बहुत अच्छे प्रतिक्रिया उन लोगों ने बताई है। 1 एकड़ के लिए फॉस्फेट लेना है 3 kg, सल्फर लेना है 1 kg और ह्यूमोल गोल्ड लेना है 1 kg। 200 लीटर का पानी बनाइए, ड्रिप से छोड़ दो। अगर बारिश है भी तो भी आप आधा घंटा ड्रिप चला देंगे, 15-20 मिनट ड्रिप चला देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि पहले ड्रिप शुरू कर ले, 10 मिनट या 15 मिनट ड्रिप चलने दे ताकि हर डिस्चार्ज पॉइंट के पास डिस्चार्ज हो, जहां जहां पानी निकलने वाला है वहां तक पानी जाए। एक बार वो पानी सब तरफ सब नलियों में भर गया कि फिर आपको वेंचुरी से इसको ट्राई करना है। ड्रिप नहीं है और अगर आप मेहनत ले सकते हैं, टंकी जो नैपसैक स्प्रे होता है आपका बैटरी पंप, उसमें भर के नोजल निकाल देना है और डायरेक्ट नीचे उसकी पानी की धार छोड़ते जाना है। आप दोनों लाइन के बीच में भी डालते गए तो भी चलेगा, जरूरी नहीं कि आपको पौधे के जड़ के पास डालना है। तो दोस्तों कॉटन में मैंने एक स्प्रे और एक ड्रिंचिंग बताया है। ये बहुत ही जरूरी है। आप 10 एकड़ कॉटन होगा, 5 एकड़ कॉटन होगा, आप सिर्फ 1 एकड़ में ये काम कीजिए। और मुझे 3 दिन बाद, ये एप्लीकेशन करने के 3 या 4 दिन बाद आप इसका फीडबैक जरूर दें। लास्ट और बहुत ही चमत्कारी सॉल्यूशन, जिन लोगों के पास टर्मरिक है, जिन लोगों के पास जिंजर है, उन लोगों के लिए मैं देने वाला हूं। यहां पे 2-3 टाइप के प्रॉब्लम्स जो है, नीचे सड़ लगना या फंगल एक्टिविटी जड़ में होना, नंबर ऑफ टिलर्स, उसका जो टिलर्स है जिसको हम फुटवे भी कह सकते हैं मराठी में, जो नंबर ऑफ टिलर्स है वो कम है, वो भी यहां पे बढ़ सकते हैं। जहां पे ट्यूबर्स डेवलप होने लगे यानी अदरक बढ़ रहा है या हल्दी के छोटे छोटे ट्यूबर्स सेटिंग हो रहे हैं, उनकी साइज भी वहां पे बड़ी हुई हम पा सकते हैं। तो क्या करना है, डॉक्टर प्लस एक प्रोडक्ट है दोस्तों, पोटेशियम सॉल्ट इन एक्टिव फास्फोरस, ये 96% आता है और बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है। बहुत कम कंपनियों के पास ये प्रोडक्ट है। आप लगभग 1 kg 1 एकड़ में सिर्फ प्लेन, इसके साथ कुछ भी आपको नहीं डालना है, सिर्फ इसको छोड़ दो और फिर चमत्कार आप आने वाले 3 दिन में 4 दिन में जरूर देखिए, तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट अदरक में और हल्दी में, दोनों फसलों में आप देख सकेंगे। दोस्तों लगभग 1 घंटा मेरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। थोड़ी सी आज टेक्निकल दिक्कत आई थी, नेटवर्क थोड़ा इशू आया था, नेटवर्क का प्रॉब्लम आया था, इसके वजह से हम शुरुआती कुछ मिनट में आपसे डिस्कनेक्ट हो गए थे। अगली बार हमारा प्रयास रहेगा कि हम YouTube और Facebook दोनों जगह पे सेम टाइम, रियल टाइम हम लाइव कर सके, ताकि काफी सारे YouTube के सब्सक्राइबर्स हैं जो Facebook पे नहीं है और जो Facebook के हैं लेकिन YouTube पे नहीं है, तो दोनों लोगों तक हमारी जानकारी जा सके। जो भी लोग ये मेरा वीडियो देखेंगे उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारा पाटिल बायोटेक सर्विसेज ये फेसबुक पे जरूर लाइक कीजिएगा और पाटिल बायोटेक ये यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको, लाल रंग का एक बटन होता है दोस्तों, ये सब लोग कहते हैं, ये बहुत जरूरी है दबाना। ये आप दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन अपने आप आएगा ताकि मैं आपको जानकारी दे सकूं। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप हमारे प्रोडक्ट ले, जरूरी है कि जो नॉलेज हमारे पास है, जो एक्सपीरियंस हमारे पास है वो आप लें, और अगर अच्छा लगे तो प्रोडक्ट तो किसी ना किसी कंपनी के लेने ही पड़ेंगे, तो जो अच्छे हैं वो आप चुने और बेनिफिट लगे
तो कम से कम 10 लोगों को बताएं। अगर बुरा लगे या रिजल्ट ना मिले तो आप 100 लोगों को बताएं। बस इतना काम आप कीजिएगा। अच्छा लगे तो सिर्फ 10 लोगों को बताओ, बुरा लगे तो 100 लोगों को बताओ, लेकिन कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आप महाराष्ट्र में से हैं, गुजरात में से हैं, मध्य प्रदेश में से हैं, छत्तीसगढ़ में से हैं, राजस्थान में से हैं, आप मेरा वीडियो अगर ये देख रहे हैं तो स्क्रीन पे हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट का मेरा टेक्निकल एडवाइजर का नंबर वहां पे प्ले हो रहा है। आप उसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको मैसेज भेज सकते हैं। बहुत सारे लोग जब भी सवाल पूछते हैं, मेरी आप लोगों को विनती रहेगी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी भी, तो आप आपके प्लॉट का शूटिंग भेजिए। एक 5-10 सेकंड, 15 सेकंड या 25 सेकंड का काफी होगा, 1 मिनट। जो समस्या है उसका शूटिंग भेजिए, उसके फोटोग्राफ्स भेजिए, ताकि आज का टेक्नोलॉजी का जमाना है तो डॉक्टर और पेशेंट आमने सामने रहे, और आमने सामने रहेंगे तो परफेक्ट सॉल्यूशन हम दे पाएंगे। दुनिया में या एग्रीकल्चर में या किसी भी फील्ड में 100%, 100% करेक्ट कोई आदमी नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है और कोई दवा नहीं है दोस्तों। लेकिन हम अगर जो लोग परखे हुए हैं, जिन लोगों का स्टडी अच्छा है, जिन लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा है, उन लोगों से हम गाइडेंस ले और खुद का अभ्यास हम बढ़ाए, खुद का ऑब्जर्वेशन अगर हम बढ़ाए। आप रोज खेतों में बात कीजिए, फसलों से बात कीजिए, आप जो भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं उसको नोट डाउन कीजिए, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि मैंने ये डिस्टेंस लिया तो क्या हुआ, ज्यादा बारिश हुई तो क्या हुआ, कम बारिश हुई तो क्या हुआ, पिछले साल मैंने इस टाइम को टमाटर लगाया था तो क्या समस्या आई, प्याज में मैंने पिछले साल प्लांट पॉपुलेशन बढ़ाया, मुझे क्या बेनिफिट हुआ। इन सारी चीजों का आप राइटिंग नोट बनाइए, लिखिए, उसके नोट्स बनाइए, ताकि आपका खुद का स्टडी बहुत हो सके। बहुत लोग यूट्यूब पे और फेसबुक पे, बहुत लोग, मतलब अभी पेशेंट से ज्यादा डॉक्टर हो चुके, बहुत सारे लोग आपको एडवाइस देते हैं। तो एडवाइस देना सबका काम है दोस्तों, लेकिन चुनना आपका काम है। आप सही लोगों को चुनिए, उनके साथ बने रहिए, टिके रहिए, जुड़े रहिए, और आपके जो अनुभव रहेंगे वो भी जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मैं अमोल पाटिल बायोटेक तंत्र ज्ञान के इस वेबिनार में आप सब लोगों से अभी रजा लेना चाहूंगा। अगर आपके कुछ सवाल मेरे पास आए हैं, उन लोगों के जवाब मैं देना चाहूंगा। प्रशांत बाचकर इन्होंने पूछा है, कांद्यासाठी कोणती खते द्यावी, कौन सा फर्टिगेशन देना है। दोस्तों, वीडियो अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो मैंने भारी जमीन के लिए और हल्की जमीन के लिए, हेवी ब्लैक सॉइल के लिए, लाइट सॉइल के लिए, दोनों के लिए मैंने शेड्यूल दिया है। फर्टिगेशन का दिया है, स्प्रे का सिर्फ 2 शेड्यूल दिया है। आने वाले वेबिनार में हम इस पे और बात कर सकते। टोमॅटो फुगवणीसाठी काय करावे, ऑलरेडी मैंने अभी बताया है कि मैंने 4 ड्रिंचिंग आपको दी है, 5-6 दिन के अंतराल से आप करेंगे। जितनी लास्ट स्टेज में होगा तो 2 या 1 ड्रिंचिंग आप कर सकते हैं। कांदा बियाणे कोणते वापरावे, दोस्तों बहुत सारी कंपनीज हैं, जो अच्छी कंपनी है उनका नाम मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो शॉर्टेज है वो अच्छा है, जो आराम से मिल रहा है उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ कमियां है, जो नहीं मिल रहा है वो अच्छा है। तो आप जरूर इसमें, मेरे ख्याल से अगर किसी ने लगाया है, किसी ने देखा है, किसी किसान भाई के पास है, तो उसका भी जरूर यूज करें। कांदा बीजोत्पादन संपूर्ण माहिती मिलेल का, दोस्तों मैं आने वाले एपिसोड में हो सके इसका अगला वेबिनार जो सितंबर लास्ट एंड में रहेगा, मैं तो चाहता हूं कि जो भी प्याज लगाने वाले किसान है, इनको सीड खरीद के लेने की जरूरत ही ना रहे, ये झंझट ही ना रहे 4,000 रुपए किलो और 3,000 रुपए किलो का। या फिर आप जितना ध्यान प्याज का उत्पादन में लेते हैं, लगाते हैं, उतना ही ध्यान हम बीजोत्पादन में कैसे लगाएं, हम खुद अपना सीड कैसे बनाएं, ताकि मेरी 4 एकड़ की, 5 एकड़ की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सके, या मेरे एरिया की, मेरे गांव की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सके। तो मैं इस पे पूरा एक एपिसोड बनाने वाला हूं, हम सितंबर एंड में इसके बारे में बात करेंगे। मर रोगासाठी काय करावे, मैंने ड्रिंचिंग ऑलरेडी दी है दोस्तों टोमेटो में, तो आप जरूर इस वीडियो को फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी दे सकते हैं। टोमॅटो चैतन खैरे इन्होंने पूछा है, टोमॅटो लास्ट स्टेजला है, सेकंड राउंड फुटण्यासाठी काय करावे। तो दोस्तों, मैंने जो 4 ड्रेंचिंग की है, इसमें दोनों काम होंगे, नया शूट भी आएगा, अगर डिसीज हम कंट्रोल कर ले तो नया फ्लावरिंग आएगा, नया शूट डेवलप हो गया। एक बात समझ लीजिए दोस्तों, कहीं भी फ्लावरिंग अगर आना है तो नई ब्रांच लगेगी, पुरानी ब्रांच पे नया शूट, नया सब शूट निकलना होना
वो अगर निकलेगा तो उस पे फ्लावरिंग स्टार्ट होगा। मरी हुई जो ब्रांच है, जहां पे पत्ते पूरे जा चुके, ब्रांच पूरी खत्म हो चुकी है, वहां पे फ्लावरिंग नहीं आएगा। तो इसके लिए मैंने 4 ड्रिंचिंग और 3 स्प्रे टोमेटो में यहाँ पे रिकमेंड किए। आप वीडियो को जरूर रिवाइंड करके देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, भारत के सभी किसान भाइयों जो हमसे लाइव जुड़े हैं और जो लोग आने वाले टाइम में देखने वाले, सभी को मैं पुनः एक बार धन्यवाद कहूंगा। आपको रबी सीजन के लिए पाटिल बायोटेक की ओर से और मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अमोल पाटिल आज के इस वेबिनार में आपकी इजाजत लेना चाहूंगा। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। मैं अगले बुधवार को ठीक शाम 6 बजे आपसे पुनः एक बार मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया। सळसळणारी फळांची बाग वाट पाहते आहे झेब्रॉन फवारणीची। झिंक आणि बोरॉनच्या अमृततुल्य फवारणीची। अचूक संतुलन, सेंद्रिय चिलेटिंग एजंट, सामूसुधारकांनी बनलेले झेब्रॉन रसदार, चवदार, वजनदार फळांसाठी प्रत्येक फवारणी सोबत फक्त 1 मिली प्रति लिटर ठिबक किंवा आळवणी देखील करू शकता। महाराष्ट्र शासनाच्या निर्देशानुसार बनलेले झेब्रॉन आजच जवळच्या कृषी केंद्रावर मागणी करा किंवा स्क्रीनवर दिसणाऱ्या नंबरवर व्हॉट्सअप करा।